हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज एक्चुअली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू पार्ट 5, यानी ये एपिसोड 5 है। 4 ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अगर चाहे तो आप प्रवीण जीएस एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 5 एपिसोड 5 है एक्चुअली प्रवीण जीएस एकेडमी का एमसीक्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पॉलिटी के उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। जैसे ही आप पेज खोलेंगे ना, आपको एक्चुअली प्रीएम्बल मिल जाएगा वेरी फर्स्ट पेज पे। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से फाउंडेशन है और एक तरीके से वो समरी है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फाउंडेशन या समरी है। अब यहाँ पे आंसर तो इसका आएगा सोशलिस्ट। जो सोशलिस्ट था वो एक्चुअली रियल प्रीएम्बल का पार्ट नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को एक्चुअली हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। बट उसको हमने इन्फोर्स में लाया था 26 बट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स में लाया था 26 जनवरी 1950 को। और इसी के दिन हम मनाते हैं हमारा रिपब्लिक डे। ये तो हो गई कुछ बैकग्राउंड की बात। बट यहाँ पे एक्चुअली कि सोशलिस्ट जो वर्ड है वो पहले क्यों नहीं डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशंस तो आए थे डालने के लिए, बट सोशलिस्ट वर्ड को रियलिटी में नहीं डाला गया, उसको बाद में डाला गया। हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे है सोवरिन। अब ये सोवरिन का क्या मतलब होता है, तो देखो सोवरिन का बेसिक मतलब होता है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फ्री है किसी भी तरीके से दबाव के। मतलब अगर मान लीजिए कि इंडिया को कुछ किसी कंट्री से दोस्ती करनी है, मान लो कल को इंडिया को चाहे पाकिस्तान से दोस्ती करनी है, तो क्या इंडिया अमेरिका की परमिशन लेगा? नहीं लेगा। क्या इंडिया चाइना की परमिशन लेगा? नहीं लेगा। तो सोवरिन का मतलब होता है इंटरनली एक्सटर्नली पूरी तरीके से आज़ाद होना, किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। सोवरिन का मतलब ये होता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है इकोनॉमिकल पैटर्न। जैसे हमारे पास सोशलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, ठीक है, कैपिटलिज्म हो गया। तो सोशलिस्ट एक इकोनॉमिकल टर्म है जो हमारे प्रीएम्बल में है। ठीक है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का बेसिक मतलब क्या होता है कि हम अपनी जो सरकार है उसको डेमोक्रेसी यानी कि वोटिंग के दौरान उसको चुनते हैं, बाई वोटिंग। तो ये याद रखिएगा। रिपब्लिक। रिपब्लिक का बेसिक मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो रिपब्लिक का बेसिक मतलब होता है, एक तो सबसे पहली बात कि किसी भी तरह का कोई लेगेसी नहीं होगा। लेगेसी का मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि क्या हमारी कंट्री में ऐसा है कि राष्ट्रपति का बेटा उसी के परिवार से राष्ट्रपति बनेगा? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। जैसे इंग्लैंड में आप जाएंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब होता है कि मान वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंट कौन रहता है, वहाँ का किंग या फिर क्वीन। तो इस बात को आप समझ के देखिए कि वहाँ पे जो बेसिकली प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से बाउंडेड है, पूरी तरीके से बुक है किसके लिए, मोनार्किकल यानी किंगशिप फैमिली के लिए। राजा या रानी के खानदान वाले उनके बेटे ही वहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे, भले नाम के ही हैं बट बनेंगे। इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है और यूरोप जो इंग्लैंड है वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। The word socialist, secular and integrity were inserted into the preamble by। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड सेक्युलर है, इंटीग्रिटी है और सोशलिस्ट है, ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। तो वो बेसिकली आपको याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो वर्ड सोशलिस्ट है इसको बेसिकली किसने सजेस्ट किया था, केटी शाह ने सजेस्ट किया था। बट उस समय उनकी बात नहीं मानी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। सेकुलर वर्ड जो है बेसिकली इसको भी 42nd, और यहाँ पे जो इंटीग्रिटी है, ये तीनों जो टर्म्स हैं हमारे प्रीएम्बल में आज, उनको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे इंसर्ट किया गया था 1976 में। और 1976 में हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, मिसिस इंदिरा गांधी, और उस समय टाइम था इमरजेंसी का।
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या बोलता है? तो देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ये बोलता है कि गवर्नमेंट को फुल पावर है किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करने का, फुल पावर टू चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट एवर द गवर्नमेंट वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो 1978 में गवर्नमेंट गिर चुकी है, अब न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है जिसका नाम है समता दल, और समता दल के तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है मोरारजी। कौन है? मोरारजी देसाई हैं जो समता दल की तरफ से यहाँ पे क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। एक फैक्ट याद रखिए मोरारजी देसाई के बारे में कि ही वॉज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे? ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो इंडिया के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये समझना है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 क्या लेके आया था? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब होता है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ का ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई एमएलए या एमपी अपनी पार्टी चेंज करता है, उस सिचुएशन में जो उसकी प्रीवियस पार्टी है वो इसको एक्सपेल्ड कर सकती है, मतलब कि निकाल सकती है। और 1985 में हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे मिस्टर राजीव गांधी। और ये जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में भी मेंशन है। किस में मेंशन है? 10th शेड्यूल में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि विच लैंडमार्क केस हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो किस जजमेंट ने ये बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो आंसर तो इसका डायरेक्ट ये होगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इसमें चारों ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एके गोपालन केस क्या था? तो देखिए एके गोपालन केस जो है ना वो बेसिकली रिलेटेड है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबसे पहली बात याद रखिए कि आर्टिकल 21 ये बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 1950 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एके गोपालन जो कम्युनिस्ट लीडर हैं उनको बेसिकली यहाँ पे डिटेन कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? डिटेन कर लिया गया था, पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था। तो उनके ऊपर बेसिकली क्या था? प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन। आप अगर आर्टिकल 22 देखेंगे ना उसके अंदर आपको दो तरह के डिटेंशन मिलेंगे, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि अगर किसी व्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है और वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, प्रोसीजर के द्वारा किए जा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था एके गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसको हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है। बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस में क्या हुआ था कि हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 1971 में ये केस आया था और इस केस के जो सबसे बड़े लॉयर थे जिन्होंने इस केस को डिफेंड किया था उनका नाम था नाना साहेब पालकीवाला। ठीक है। और केशवानंद भारती केस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, यानी कि BSD। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट भले कुछ भी चेंज कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को कैंसिल नहीं कर सकती, रूल ऑफ लॉ को कैंसिल नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल नहीं कर सकती, हाई कोर्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। ये सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के पास पावर है चेंजिंग का, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को गवर्नमेंट जो है वो हर्ट नहीं कर सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन से आर्टिकल के द्वारा गवर्नमेंट हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है? तो वो है आर्टिकल 368। याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368। इसके द्वारा गवर्नमेंट हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती है। कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है बेसिकली वो रिलेटेड है हमारी प्रॉपर्टी से। ठीक है।
और डी यहाँ पे है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये मिनर्वा मिल जो केस था ना बेसिकली ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। और ये क्या बोल रहा है हमको कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में यहाँ पे क्या संतुलन बने रहना चाहिए, इसके रिगार्डिंग है मिनर्वा मिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का ये केस था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा ये जा रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है बट वो एक्सपोज नहीं है, मतलब हमको दिख नहीं रही है बट वो मेंशन तो है, और वो है बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इस बात को समझ के देखिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया था, अच्छा कितने साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था। तो यहाँ पे इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने आज़ादी के जस्ट बाद इंडिया में सभी लोगों को वोटिंग का राइट दे दिया। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि वोटिंग राइट्स टू ऑल, जिसकी भी एज 18 साल है वो सभी लोग, डजन मैटर कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, अमीर है गरीब है, उनको यहाँ पे वोटिंग का राइट मिलता है। और इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंट था और ये सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल कैन बी अमेंड। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है पहले वो बताइए। तो प्रीएम्बल बेसिकली अमेंड हुआ है एक बार, कब? जब उसके अंदर 3 वर्ड डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड को, ये तीनों न्यू टर्म्स जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी प्रीएम्बल में डाले गए थे। कब डाला गया था, बाय विच अमेंडमेंट? तो 42nd अमेंडमेंट 1976। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट क्या है? तो 42nd अमेंडमेंट को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट ने काफ़ी चीज़ें की थी। 42nd अमेंडमेंट ने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी कॉन्सेप्ट दिया था। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने सजेस्ट किया था? तो ये किया था स्वरण सिंह कमेटी ने। किस कमेटी ने? स्वरण सिंह कमेटी ने। हालांकि इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर बेसिकली आएगा सी, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 यहाँ पे गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से राइट्स देता है टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट विथ लिमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो हमारे आर्टिकल 51A में है। कहाँ पे है? ए में है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा प्रीएम्बल दिया गया है, इसमें क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिमिलरिटीज़ है। क्या सिमिलरिटीज़ है? सिमिलरिटी ये है कि वी द पीपल दोनों जगह पर है। ये जो वी द पीपल है ना, ये अमेरिका और इंडिया दोनों में सेम है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पावर लोगों से आता है। तो यहाँ पे देखिए सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रीएम्बल में पूरा का पूरा कवर करूंगा इन अ वेरी लेक्चर, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रीएम्बल इज अ काइंड ऑफ फाउंडेशन, और ये एक तरीके से समरी है फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशन समझना है सबसे पहले उनको ये समझना है कि प्रीएम्बल क्या है। देखिए प्रीएम्बल फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बट इसको सबसे लास्ट में लिया गया था, ठीक है। और इसके लिए मूव किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और वो किसने मूव किया था? वो मूव किया था नेहरू ने, यानी पंडित नेहरू, द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर एमसीक्यू में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही ज़्यादा वीडियोज़ के लिए प्रवीण जीएस एकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू।